द इज़ाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम बाकी म्यूजियम से कुछ अलग था। ये म्यूजियम एक पब्लिक बिल्डिंग की तरह नहीं, बल्कि एक पर्सनल स्पेस जैसा फील होता है। इस म्यूजियम को एक वेनिशियन पैलेस की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया था। क्वाइट कोर्टयार्ड्स, डिम लाइटिंग एंड नैरो गैलरीज। और इसकी फाउंडर इज़ाबेला स्टुअर्ट गार्डनर ने अपने पीछे इस म्यूजियम के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल छोड़ा था, और वो ये कि म्यूजियम के अंदर कोई भी चीज़ कभी भी चेंज नहीं की जाएगी। इवन आर्टवर्क्स की प्लेसमेंट भी चेंज नहीं की जा सकती थी। मतलब जो आर्ट जिस जगह लगी हुई है वो हमेशा उसी जगह लगी रहेगी। और इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी मॉडर्न सिक्योरिटी अपग्रेड्स, वैल्यूएबल पीसेस का रीअरेंजमेंट और स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस आउट ऑफ द क्वेश्चन थे। The museum was beautiful, but it was also vulnerable. It was St. Patrick's Day weekend, and the city was distracted. म्यूजियम के अंदर दो यंग गार्ड्स ड्यूटी पर थे। रात के कुछ 1:20 पर एक बजर की आवाज़ आती है। म्यूजियम के बाहर दो पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे। उन्होंने क्लेम किया कि वो वहां पर एक डिस्टरबेंस कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए आए थे। ये सुनकर एक गार्ड ने अपनी प्रोटोकॉल ब्रेक कर उन्हें अंदर आने की परमिशन दी थी। और जैसे ही वो दोनों म्यूजियम के अंदर घुसे, सब कुछ बदल गया। दरअसल पुलिस की यूनिफॉर्म में आए वो दो लोग सच में पुलिस ऑफिसर्स नहीं थे। म्यूजियम के अंदर जाने के कुछ ही मिनट्स में वो दोनों म्यूजियम के गार्ड से कहते हैं, दिस इज अ रॉबरी। जिसके बाद वो उन दोनों गार्ड्स को बांध कर म्यूजियम के बेसमेंट में ले जाते हैं। नो पैनिक, नो केओस। वो दोनों चोर बहुत आराम से मूव कर रहे थे, जैसे कि उन्होंने ये काम पहले भी किया हो, या जैसे उन्हें ये पता था कि वो एग्जैक्टली उस म्यूजियम में क्या ढूंढ रहे थे। अगली 81 मिनट्स वो दोनों चोर म्यूजियम में घूमने लगते हैं, जैसे कि उन्हें कोई भी जल्दी नहीं थी। इसके बाद वो कुछ स्पेसिफिक पीसेस को सिलेक्ट करते हैं। Some of the stolen works included paintings by Rembrandt, a Vermeer और several Degas sketches. उन्होंने पेंटिंग्स को डायरेक्टली ही उनकी फ्रेम से कट कर लिया था। नॉट केयरफुली, नॉट प्रोफेशनली, बस काट कर निकाल लिया। और इन चोरों के ऐसा करने से एक क्वेश्चन खड़ा हुआ कि अगर उन लोगों को सच में उस आर्ट की कीमत का पता था, तो उन्होंने इस तरह उसे डैमेज क्यों किया? और अगर उन्हें इन आर्ट पीसेस की वैल्यू नहीं पता थी, तो उन्हें ये कैसे पता चला कि आखिर म्यूजियम से पेंटिंग्स ही लेकर जाना है? क्योंकि चुराने को तो वो कुछ और भी चुरा सकते थे। इट्स अ म्यूजियम। रात के लगभग 2:40 तक वो चोर वहां से जा चुके थे। कोई भी अलार्म्स ट्रिगर नहीं हुए थे, और म्यूजियम में उस टाइम रहे सिर्फ वो दो सिक्योरिटी गार्ड्स बेसमेंट में बंधे पड़े हुए थे। उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने बाद में ये कहा कि उन्हें उन चोरों का चेहरा अच्छे से याद नहीं। एक पॉइंट जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को काफ़ी अजीब लगा। इसीलिए किसी ने भी अपनी आंखों से वो चोरी होते हुए नहीं देखी थी। किसी भी सिक्योरिटी कैमरास ने भी उनकी आइडेंटिटीज को क्लियरली कैप्चर नहीं किया था। और अब म्यूजियम से चुराई गई उन पेंटिंग्स की जगह पर बस खाली फ्रेम्स रह गई थी। खाली फ्रेम्स जो आज तक खाली ही हैं। नाउ जब सुबह हुई तो म्यूजियम के स्टाफ ने इस सीन को डिस्कवर किया, जिसके बाद तुरंत अमेरिका की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI इस केस में इन्वॉल्व हो जाती है।
ये बस एक मामूली सी रॉबरी नहीं थी, बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री की लार्जेस्ट आर्ट हाइस्ट थी। ओवर टाइम इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ थ्योरीज डेवलप की। कुछ का मानना ये था कि ये वहाँ के लोकल क्रिमिनल्स का काम था। वहीं कुछ लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या माफिया की तरफ इशारा किया। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कुछ लीड्स भी मिली जो बॉस्टन अंडरवर्ल्ड की तरफ पॉइंट कर रही थी, बट नथिंग एवर स्टक और किसी भी थ्योरी का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, जिसके कारण कोई भी अरेस्ट नहीं होते हैं और कोई भी आर्ट पीस वापस रिकवर नहीं हो पाता है। एंड देयरफॉर इस केस को कभी एक प्रॉपर क्लोजर नहीं मिलता। नाउ इस केस में कई डिटेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ एडअप नहीं करती। जैसे कि उन चोरों ने कुछ एक्सट्रीमली वैल्यूबल पीसेस को चुराया, पर उनसे कई ज़्यादा वैल्यूबल कुछ आर्ट पीसेस को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए। उन्होंने म्यूज़ियम के अंदर कुछ ज़्यादा ही टाइम बिताया और अपनी एंट्री को छुपाने की कोई भी कोशिश नहीं की। और ये पॉइंट कि उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स का उन चोरों को इनिशियली देखने के बाद भी बाद में उनका चेहरा याद ना कर पाना भी एक अजीब बात है। नाउ ये चीज़ें पूरी तरह रैंडम तो नहीं हैं, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरी तरह प्रोफेशनल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो चोर किसी के इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहे थे। आज 3 डेकेड से ज़्यादा समय के बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड ही है। एफबीआई का मानना है कि वो चोर लाइकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या माफिया से कनेक्टेड थे। कुछ सस्पेक्ट्स को ओवर द इयर्स आइडेंटिफाई किया जाता है, पर किसी पर भी कोई भी तरह के चार्जेस नहीं लगाए जाते। ना वो चुराए गए आर्टिफैक्ट्स आज तक कभी भी ब्लैक मार्केट में अपीयर नहीं हुए हैं, जो कि काफ़ी अजीब है, क्योंकि इतनी वैल्यूबल आर्ट पीसेस जो कि चुराई गई हैं को डायरेक्टली सेल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इसीलिए ये अक्सर कोलैटरल, बार्गेनिंग टूल्स या हिडन एसेट्स की तरह ही यूज़ की जाती हैं। पर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मानो वो पेंटिंग्स चोरी होने के बाद बस कहीं गायब हो गई हूँ। 13 आर्ट पीसेस यूं ही गायब हो जाते हैं। करीब $500 मिलियन बस 81 मिनट्स में गायब हो जाते हैं। वो खाली फ्रेम्स आज भी उस म्यूज़ियम में लटक रही हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो उन पेंटिंग्स के वापस आने का इंतज़ार कर रही हैं। पर किसी को भी नहीं पता कि वो पेंटिंग्स आखिर हैं कहाँ। और इस सब में सबसे अजीब पार्ट है इस पूरे केस की सिंप्लिसिटी। बस दो चोर जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में थे और एक सिक्योरिटी गार्ड का उन्हें अंदर आने देने का डिसीजन, और देखते ही देखते मॉडर्न हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट हाइस्ट was complete. Some crimes are solved, some are forgotten, and some are still hanging on the wall, empty. This was the Isabella Stewart Gardner Museum theft. Thank you all for watching this video. I hope आपने आज की कहानी को enjoy किया होगा. I'll meet you again in a new video with a new story. Till then, stay safe and may the gods watch over you.